हम्म। भारत में वाम पक्ष बनाम मार्क्सवाद एक सैद्धांतिक और वैचारिक विचार विमर्श है जिसके ऊपर सलाह मशवरा होना, चर्चा होना, बहस होना आवश्यक है। वामपंथ शब्द फ्रांस की डूमा से आया है और पहली जो क्रांति हुई फ्रांस की 1847 की, उससे निकल करके आया है। पार्लियामेंट्री प्रोसेस में जो सत्ता पक्ष से बाहर होता है वो वाम पक्ष है, लेकिन कई बार वाम पक्ष भी सत्ता में आ जाता है। तो वाम का मतलब है, वाम पार्टियों का मतलब है कि अलग अलग पार्टियां एक कॉमन प्रोग्राम पर इकट्ठा होती हैं और वो सत्ता कर में हिस्सेदारी लेती है। अब उसका व्यवहार जनता के साथ कैसा है, जनता के साथ वाम पक्ष ने क्या ऐसा दिया है जो और पूंजीवादी पार्टी या बुर्जुआ पार्टी नहीं दे सके, हम यदि उनका विश्लेषण करें तो निश्चित तौर पर भारत में वाम पक्ष कमजोर हुआ है और कमजोर ही नहीं, बहुत ज्यादा कमजोर भी हुआ है। और उन कमजोरियों का कारण उनकी खुद की गलतियां भी हैं, जिन गलतियों को उन्होंने माना नहीं, जनता से छुपाया और जनता के सामने प्रदर्शित जो किया मिनिमम प्रोग्राम, उसको व्यवहार में लागू नहीं किया। भारत में एक औपनिवेशिक शासन व्यवस्था थी। औपनिवेशिक शासन व्यवस्था में अंग्रेज केवल लूट का काम करते थे और जो जिंदगी से वास्ता रखने वाली जो समस्या थी, आवास की समस्या थी, भोजन की समस्या थी, शिक्षा की समस्या थी, रोजगार की समस्या थी, जो आदमी के लिए आवश्यक चीजें हैं, ये वो राजा महाराजा ऊपर छोड़ देते थे। आज फर्क इतना ही आया है कि ये आवश्यक जिम्मेदारियां राज्य सरकारों पर छोड़ देते हैं और उन राज्य सरकारों में वामपंथियों की 3 सरकार आई। पहली सरकार नमोदरीपाद के नेतृत्व में बनी 1957 में, और जब उसने एक प्रजातांत्रिक तरीके से काम करना शुरू किया तो कांग्रेस ने, जिस समय कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उसके खिलाफ एक मुक्ति अभियान चलाया और भारत में पहली बार बहुमत होते हुए उस विधानसभा को भंग किया। क्योंकि केंद्र में भूमिका वही थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की है और आज भी 2026 में स्थिति वही है। ये बीच में आप छोटी मोटी जनता की रिलीफ देने के साथ साथ जो नेतृत्व तबका उभर के आया है वो इतना रूड हो गया कि उन्होंने अपने आप को डी क्लास करके, जनता के सहयोगी के रूप में शामिल नहीं करके, वो अपने आप को एक मिडिल क्लास और बुर्जुआजी क्लास का बना लिया। उसी का नतीजा है कि 1977 से 2011 बंगाल में 34 साल हुकूमत करने के बाद ऐसे धराशायी हो गए कि जहां आज एक सिंबॉलिक आता है। तो ये सवाल चर्चाएं 24 जुलाई 1947 के जो विचार विमर्श हुआ मॉस्को में, जिसमें डांगे, पीसी जोशी और ये कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि मंडल और स्टालिन के ग्रुप का विद्वानों का जो प्रतिनिधि मंडल है, जिसमें सोसोनोव भी था, एक 24 पेज का डॉक्यूमेंट उन्होंने तैयार किया। और ये समस्याएं 15 अगस्त 1947 से पहले ही सामने आ गई थी कि भारत में क्रांति की रास्ता जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं होगा। कहीं भी
जो वामपंथी नेता है उन्होंने दास कैपिटल पढ़ ली होगी, वो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र पढ़ लिया होगा, लेनिन के कलेक्टिव वर्क्स पढ़ लिए होंगे, लेकिन उन्होंने इंडियन फिलोसॉफी को पढ़ने के लिए, इंडियन सोशल स्ट्रक्चर को समझने के लिए, भारत के जातिवाद को समझने के लिए, इस ढांचे को समझने के लिए उन्होंने प्रयास नहीं किया, और वो एक तरह से अलग थलग पड़ गए और आखिर में वो भी उसी रास्ते चल गए जिस रास्ते बुर्जुआजी पार्टी जा रही है। धीरे धीरे तीनों प्रांतों में वामपंथी की सरकार समाप्त हो गई। वामपंथी बहुत लोग बचे हैं भारत में, वैचारिक तौर पर काफी लेखक भी बचे हैं, मिडिल क्लास के लोग भी बचे हैं, इंटेलेक्चुअल लोग भी बचे हैं, और उनको पुनः विचार करना पड़ेगा इसका। और जब तक ये बात सामने नहीं आती कि भारत की क्रांति का रास्ता क्या होगा, और जब तक उसमें चर्चा नहीं होती, हमसे 2 साल बाद चाइना आजाद हुआ और आज चाइना दुनिया में 1 नंबर है, और जो कल अपने आप को दुनिया का मालिक कहता था वो आज चाइना के यहाँ नाक रगड़ रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि मूल राजनीति नहीं होती, मूल अर्थनीति होती है। और अर्थनीति का एक साधारण सा सिद्धांत है कि जितना भी प्राकृतिक रिसोर्स है, मिनरल्स हमारे पास है, उसका कब्जा समाज के पास है या उसका कब्जा व्यक्तियों के हाथ में। यदि व्यक्तियों के हाथ में है तो वो पूंजीवाद है, यदि वो समाज के हाथ में है तो वो सोशलिज्म है। चाइना में वो समाज के हाथ में है, समाज तय करता है कि कहाँ किस मिनरल्स का कहाँ इस्तेमाल करना। आज उनकी हालत हमसे बहुत बेहतर है, हमसे वो 100 साल आगे हैं। और हमने जब सिंगापुर पैक्ट जो पाठ्यक्रम में नहीं बताया गया, जो भारत में सत्ता का जो स्थानांतरण किया गया, पौंड से डॉलर के नीचे में जब भारत की सत्ता को दिया, उस समय ये ध्यान में उन्होंने नहीं रखा कि एक गुलामी से हटकर दूसरी गुलामी और दूसरी तरह की गुलामी हम अख्तियार कर रहे हैं। अब आज भारत में भारतीय जो लोग हैं, उन लोगों की एक विशेषता है कि किसी भी चीज को वो लंबे समय तक याद नहीं रखते। अब जब लंबे समय तक किसी चीज को हम याद नहीं रखते हैं तो हमें वो दुखदाई भी होती है, और दुखदाई के साथ साथ हम भूल जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं नेहरू प्रोग्रेसिव था, कुछ लोग कहते हैं इंदिरा गांधी बहुत मजबूत भारत के लीडर थी, लेकिन ये सभी पूंजी के नीचे दबे हुए थे। और भारत में ऐसा कोई समय नहीं रहा, ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा जिसने भारत के धन को लूटा ना हो और भारत में आर्थिक घोटाले ना किए हो। उनमें यदि हम पंडित जवाहरलाल नेहरू से शुरू करें तो पहला घोटाले जवाहरलाल नेहरू से शुरू होते हैं, जबकि जवाहरलाल नेहरू के बारे में नई पीढ़ी को यही बताया जाता है कि ये इस देश को बनाने वाला आदमी है। लेकिन नेहरू ने के समय सबसे बड़ा जो घोटाला हुआ जो घोटाले हैं, हम यदि देखें तो नेहरू से हम शुरू करते हैं। तो नेहरू के समय पहला घोटाला 1948 में जीव घोटाला हुआ, दूसरा मुंद्रा घोटाला हुआ 1957 में, फिर इन औरों को हम देखें, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी या अटल बिहारी, तो इन सब के काल के अंदर घोटाले हुए
और जिसको ये कहते हैं कि भारत को गिरवी रखने वाला वर्ल्ड बैंक का जो चेयरमैन रहा हुआ है कांग्रेस का हसन सिंह, उसके समय सबसे बड़े घोटाले हुए। और उन घोटालों की संख्या देखें तो बोफर्स घोटाला राजीव गांधी के टाइम में ऐसा हुआ कि सरकार गई। हर्षद मेहता घोटाला हुआ 4,000 करोड़ का, यूरिया घोटाला हुआ, केतन पारिक घोटाला हुआ, तहलका रिश्वत कांड हुआ, स्ट्रेम घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ हुआ, कोलगेट हुआ, आदर्श घोटाला हुआ, नीरव मोदी हुआ, संकट। तो ये नरेंद्र मोदी तक सारे इन घोटालों की वजह से आर्थिक गबन की वजह से इन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने देश को एक आर्थिक तौर पर गिरवी रख दिया। और ये शर्तें यहाँ तक इन्होंने स्वीकार कर ली कि हम उपभोग सामग्री भी नहीं बना सकते। हम आज यदि सेव करते हैं तो ब्लेड के लिए भी विदेशी कंपनी पर निर्भर है, हम नहाते हैं तो साबुन भी विदेशी निर्भर है। तो ये हालत हुई और वामपंथ जो है वो इंडियन फिलोसफी को और इंडियन सोशल स्ट्रक्चर को नहीं समझ सका। और जिस बात पर वो कांग्रेस है कभी उसके साथ जाता है, कांग्रेस के अलग जाता है। ये एक प्राकृतिक नियम है, राजनीति का भी एक नियम है। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, बड़ी मछली के सामने छोटी मछली नहीं पनप सकती, इसलिए वामपंथ शब्द की यही स्थिति हुई। दूसरी तरफ जहां मार्क्सवाद की बात है, भारत में 16 दर्शन है। पहला दर्शन भौतिकवादी दर्शन है, आजीविक दर्शन है, उसको चारवाक दर्शन भी कहते हैं, और ये उसके नजदीक में है। मार्क्सवाद भी का भी आधार एक वैज्ञानिक है, और मार्क्सवाद का आधार भी सामाजिक उत्थान के लिए है। मार्क्सवाद जो है वो जनता के हित के लिए कैसे काम किया जा सकता है, जनता कैसे वर्ग संघर्षों में बटी हुई है। समस्या यह है कि मार्क्सवाद जो साहित्य के रूप में, दर्शन के रूप में जो लिखा गया वो यूरोप में है, और यूरोप की स्थिति और एक औपनिवेशिक स्टेट भारत सी की स्थिति भिन्न थी। यहाँ का सामाजिक स्ट्रक्चर भिन्न था, इसलिए मार्क्सवाद अपने आप में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। चीजों को समझने के लिए आज भी वो है, और मार्क्सवाद दर्शन ने मरा है, न मार्क्सवाद दर्शन मरेंगे। लेकिन राजनीतिक पार्टियां हैं जिनमें कमी बेसी, उत्थान पतन ये होता आया है और ये होगा, और दूसरों की गलती के बनिस्बत वामपंथ का नेतृत्व ही वामपंथ को इस देश में कमजोर करने के लिए जिम्मेदार है। धन्यवाद।